केपलर्स लॉ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले बच्चों। टोल्मी नाम के एक साइंटिस्ट थे, बहुत टाइम पहले, लगभग 1200 या 1300 ईस्वी के आसपास। उन्होंने एक थ्योरी दिया हमारे जो प्लेनेट सिस्टम है उसको स्टडी करके। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो हमारे पास में सेंटर में होती है, और जो बाकी जितने भी प्लैनेट्स हमारे पास में, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वो सब के सब प्लैनेट्स जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो बेसिकली अर्थ जो है वो सबके सब प्लैनेट्स के ऊपर एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है, जिसकी वजह से सारे के सारे प्लैनेट जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। उनका जो मॉडल था, उस मॉडल का उन्होंने एक नाम दिया, दैट इज कॉल्ड जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक मॉडल या जियोसेंट्रिक थ्योरी। उसके बाद में ये जो उनका जो मानना था कि अर्थ जो वो सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, काफ़ी टाइम तक ये जो थ्योरी है ये चलती रही। काफ़ी टाइम के बाद में हमारे पास में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हमारे पास में कोपरनिक्स। उन्होंने भी प्लैनेट सिस्टम को जो है स्टडी किया, और प्लैनेट सिस्टम को स्टडी करने के बाद में उन्होंने एक थ्योरी बनाई, और उस थ्योरी का नाम रखा गया हीलियोसेंट्रिक। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो सेंटर में ना होके सन जो है वो हमारे पास में सेंटर में है, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ जो है वो सेंटर की चारों तरफ जो है फोर्स लगा, रोटेशन करते हैं। क्योंकि जो कोपरनिक्स थे उन्होंने थ्योरी दी, तो उनकी जो थ्योरी थी उस टाइम पे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। उसके बाद में एक गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट आए जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन थे, और उन्होंने काफ़ी रिसर्च किए फिजिक्स के अंदर। इनफैक्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फादर ऑफ फिजिक्स है वो कहीं ना कहीं हम लोग गैलीलियो को बोलते हैं। तो उन्होंने भी हमारे जो प्लेनेट सिस्टम है, मून्स वगैरह, जो उनको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद में जो कोपरनिक्सन थ्योरी दी थी हीलियोसेंट्रिक, मतलब कि अर्थ जो है वो सेंटर में ना होकर सन सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उस थ्योरी को सपोर्ट किया गैलीलियो ने। गैलीलियो जो है वो अपनी थ्योरी को साबित कर रहे थे, तो वो काफ़ी जगह पे जो सेमिनार करते थे, मीटिंग्स करते थे, तो वो ये प्रूफ करने की कोशिश करते थे कि जो टोल्मी जो कह गए हैं, जिन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी है, वो गलत है, और जो गैलीलियो जो थ्योरी कह रहा है वो थ्योरी सही है, और उसके पास में प्रूफ भी था। लेकिन उस समय पे राजाओं का बस चलता था, तो उन्होंने राजाओं ने क्या किया कि अर्थ जो है वही सुप्रीम पावर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं और अर्थ हमारी जो है देवी देवता वगैरह इस तरीके से माना जाता था। तो जो गैलीलियो, उसको काफ़ी पनिशमेंट किया जाता था, उसको जेल भेज दिया जाता था, और उससे ये कहा जाता था कि भाई आप ये बोलिएगा कि अर्थ सेंटर में ही है और बाकी प्लैनेट जो है वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बाद में गैलीलियो ने फाइनली ये प्रूफ कर दिया कि अर्थ सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में हमारे पास में। तो गैलीलियो के एक स्टूडेंट थे टाइको ब्राहे। उन्होंने काफ़ी मेहनत की। टाइको ब्राहे जो है वो बेसिकली उसके हार्ड वर्किंग के लिए एक साइंटिस्ट जाना जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो प्लेनेटरी सिस्टम को समझने में लगा दी। लगभग 50-52 की एज तक वो जिए, लेकिन पूरी लाइफ जो है उन्होंने प्लेनेटरी सिस्टम को समझने में लगा दी, क्योंकि वो डेली क्या करते थे, टेलीस्कोप की हेल्प से प्लेनेट सिस्टम को समझते थे कि आज ये तारा यहाँ पे है, कल ये मून यहाँ पे है, आज ये मून इतने डिग्री एंगल से चेंज हुआ, आज ये प्लेनेट इतने डिग्री से घूम रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पूरे प्लेनेटरी सिस्टम को स्टडी किया, और उस डाटा को वो कलेक्ट करते गए, और फाइनली उस डाटा जो है उसको कलेक्ट करते करते उन्होंने लगभग इतना डाटा कलेक्ट कर दिया कि आपके स्कूल के लगभग 4 या 5 कमरे भर जाएं। तो सोचिए कितना सारा उसने हार्ड वर्किंग किया होगा, और इतना सारा डाटा उसने कलेक्ट करके लिख लिख के वो कोई बिना रिजल्ट निकाले उनकी डेथ हो जाती है। मतलब कि वो पूरा स्टडी करते हैं, और जब रिजल्ट निकालने की बारी आती है उस पूरे डाटा के थ्रू, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है।
उस डेटा को जो है बाद में केपलर्स ने स्टडी किया और उस पूरे डेटा को एनालिसिस करके केपलर्स ने 3 लॉ बनाए प्लेनेटरी सिस्टम को लेके कि हमारे जो प्लेनेट्स है वो कैसे रिवॉल्व करते हैं। तो वो 3 लॉ जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं, और ये 3 लॉ जाने जाते हैं केपलर्स के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम के। तो आइए हम लोग वन बाय वन तीनों लॉ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो लॉ है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड केपलर्स फर्स्ट लॉ। कई बार इसी को पेपर में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स एक ही बात है बच्चों। इसके अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि जितने भी हमारे पास में प्लेनेट सिस्टम है वो सबके सब प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं और वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करके एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं। मतलब वो एक इलिप्स की जो शेप होती है, आप लोग आगे डिस्कस करो पढ़ोगे मैथमेटिक्स में कि इलिप्स कैसा होता है, पैराबोला कैसा होता है। उम्मीद आपको हो गया होगा, या नहीं हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। तो वो इलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं। तो बोला गया कि सन कहाँ पे होता है, तो सन जो है इलिप्स के किसी भी दो हम लोग जो फोकस बनाते हैं, मतलब फोकस नंबर 1 और फोकस नंबर 2, इन दोनों फोकस में से सन जो है किसी एक फोकस के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो इसको समझिए। उनका ये कहना था कि जो इलिप्स होता है, तो थोड़ा सा हम लोग इलिप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में एक इलिप्स का एक्सिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। दूसरा एक्सिस जो है ये हमारे पास में कहलाता है हमारे पास में माइनर एक्सिस। तो एक इलिप्स के 2 एक्सिस हो जाएंगे, एक मेजर एक्सिस और दूसरा माइनर एक्सिस। ये जो पाथ हम लोगों को दिख रहा है ये कहलाता है इलिप्स का पाथ, मतलब कि इलिप्टिकल पाथ। S1 और S2 जो है ये इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, और जो है यहाँ पे इस इलिप्स का सेंटर होता है। यदि आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि ये जो गिवन डायग्राम जो हमारे पास में है, ये आपके पास में कोई भी इस तरीके का डायग्राम दिया जाता है और आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि वो डायग्राम एग्जैक्ट इलिप्स है या नहीं है, तो इलिप्स के दोनों जो फोकस होते हैं उनकी एक पहचान होती है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक धागा लिया और उस धागे को मैंने ऐसा बिल्कुल सीधा किया, बिल्कुल ऐसा सीधा। अब उस धागे का जो लेंथ है वो मैंने मेजरमेंट कर लिया, मान लीजिए वो हमारे पास में 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। तो उस धागे का एक एंड जो है मैंने S1 पे रखा, मतलब फोकस नंबर 1 पे, दूसरा फोकस नंबर 2 पे, यहाँ पे, और उस धागे को मैंने ऐसा सीधा कर दिया। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। मैंने उस धागे के बीच में जो ऐसी सीधा धागा था, उस धागे के बीच में ऐसी पेंसिल लगाई और उसको ऐसा खींच दिया, तो ये धागा क्या हो जाएगा, बीच से ऐसा बेंड हो जाएगा। हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में एक धागा है, और जब इस धागे को मैं बीच से ऐसा खींचूंगा तो ये धागा कैसा हो जाएगा, ऐसा। यहाँ से खींचूंगा तो ये हो जाएगा ऐसा, और इधर से धकेलूंगा तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ऐसे धकेलने पे, ऐसे धकेलने पे ये धागा अपनी शेप जो है वो चेंज कर सकता है। ओके, तो एक बार जो है मैंने इसको ऐसा यहाँ जो सीधा था ऐसा खींचा, ये ऐसी शेप हो गई। मैंने मेजरमेंट किया, ये 4 है, ये 6 है। मैंने इसको एक बार पेंसिल से इधर ऐसा खींच दिया, तो ये मेजरमेंट किया, ये 6 हो गया या 7 हो गया, ये 3 हो गया। मैंने इस धागे को पेंसिल से इधर खींचा तो ये हो गया मेरे पास में 8, और ये हो गया मेरे पास में 2। मतलब जो तीनों का जो रेशियो है वो कितना आएगा हमारे पास में, 10। तो इलिप्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो S1 और S2 का जो रेशियो होता है वो हमारे पास में हमेशा कांस्टेंट होता है, वोट एवर द जो चेंजेस है हमारे पास में वो कहीं पर भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो सन है वो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, प्लेनेट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, उससे कोई नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। जो दोनों फोकस है उनका जो रेशियो है वो उस ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा। तो यही जो है हमारे पास में फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ एक बार फिर से पढ़ते हैं। ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। कोई भी प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है।
किस तरीके से, तो इलिप्टिकल फॉर्म में वो रिवॉल्व करता है। द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, और सन जो है इसके दो फोकस में से किसी एक फोकस के ऊपर प्रेजेंट होगा, या तो इसके ऊपर प्रेजेंट होगा या फिर इसके ऊपर प्रेजेंट होगा। दिस इज कॉल्ड केपलर्स फर्स्ट लॉ। यदि मेरे पास में प्लेनेट, मान लीजिए सन मेरे पास में S2 के ऊपर प्रेजेंट है, फोकस नंबर 2 के ऊपर प्रेजेंट है, तो कोई प्लेनेट यदि यहाँ पे है, क्योंकि प्लेनेट कैसा रिवॉल्व कर रहा है, तो प्लेनेट तो ऐसा रिवॉल्व कर रहा है, तो यदि कोई प्लेनेट मेरे पास में यहाँ पे है तो हम लोग ये कहेंगे कि वो प्लेनेट सन के नियर है, क्योंकि हम लोगों ने ये माना है कि जो सन है वो S2 पे है, मतलब फोकस नंबर 2 पे है। तो यदि कोई प्लेनेट यहाँ पे है तो वो सन के नियर है, ठीक है। तो जो पॉइंट या जब प्लेनेट सन के नियर होगा तो उस कंडीशन पे जो सिचुएशन कहलाएगी दैट इज कॉल्ड पेरिहीलियन। पेरिहीलियन, पेरिहीलियन मीन्स जब कोई प्लेनेट सन के नियरेस्ट होता है तो वो कहलाता है पेरिहीलियन। अब ये प्लेनेट मूव करता करता यहाँ पहुँच गया, तब ये सन से दूर चला गया, तो ये बन जाएगा एपीहीलियन। एपीहीलियन, तो द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ द सन टू द प्लेनेट दैट इज कॉल्ड पेरिहीलियन, और फार्देस्ट पॉइंट जो कहलाएगा दैट इज कॉल्ड एपीहीलियन। ओके, सेकेंड लॉ हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंड लॉ ये कहता है बच्चों कि एक जो प्लेनेट है जो सन के चारों तरफ ऑर्बिटिकल इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये जो प्लेनेट है ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो सन है वो यहाँ पे है, एक प्लेनेट ने यहाँ से रिवॉल्व करना शुरू किया, तो प्लेनेट का जो सन से डिस्टेंस है रिवॉल्व करने का, ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है, तो वो हमारे पास में R1, प्लेनेट का जो ऑर्बिटल डिस्टेंस है, मतलब सन से और जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है वो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में R1। ये प्लेनेट ने T1 नाम टाइम में, मान लीजिए T1 टाइम में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसकी वेलोसिटी कितनी है V1। फिर से यहाँ पे सन है, P इसकी पोजीशन वेक्टर बताता है प्लेनेट का, प्लेनेट V नाम की वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रहा है, T1 टाइम में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस प्लेनेट ने T1 टाइम में इतना जो डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। यदि हम लोग ये कहें कि यहाँ पे जो प्लेनेट की सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन हमारे पास में पेरिहीलियन है। प्लेनेट मूव करता 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 जाता है और हम लोग यहाँ पे एपीहीलियन वाली सिचुएशन के ऊपर देखना चाहते हैं कि अभी सिचुएशन क्या है। तभी जो सन की से जो ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है जहाँ पे प्लेनेट है वो हो गया डिस्टेंस हमारे पास में R2। अभी जो प्लेनेट है वो यहाँ पे V2 नाम की वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पे P जो है वो उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। कुछ देर बाद में हम लोग ये देखते हैं कि प्लेनेट रिवॉल्व करता है और वो यहाँ पहुँच जाता है। P जो उसकी पोजीशन वेक्टर है, R3 यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका ऑर्बिटल रेडियस है, और V3 क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी हो गई। तो हम लोग ये देखते हैं बच्चों कि जब वो सन के पास में है तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया T1 टाइम में, जब वो सन से दूर है तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया V2 वेलोसिटी के साथ में T2 टाइम, लेट मी से दैट T2 टाइम, और यहाँ पे उसने V3 वेलोसिटी के साथ में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया T3 टाइम। देखने से हम लोगों को ये लगता है कि ये और ये डिस्टेंस ज़्यादा और ये डिस्टेंस कम है, बट प्रैक्टिकली जब हम लोगों ने देखा तो ये पाया कि प्लेनेट जो है वो सन के पास में है, सन से दूर है, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया जो है उसको स्वेप्ट करता है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करता है। तो ये जितना एरिया है उतना एरिया क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। यही हमारे पास में सेकंड लॉ है। देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग ए प्लेनेट टू द सन, ये लाइन ज्वाइनिंग हमारे पास में जो प्लेनेट को सन से मिला रही है, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम, मतलब कि द एरियल वेलोसिटी
ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। पूरे के पूरे प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी होगी वो पूरे रोटेशंस के दौरान, पूरे रिवॉल्यूशन के दौरान कांस्टेंट होगी। अब एक नया वर्ड हमारे पास में यहाँ पे एरियल वेलोसिटी, ये क्या होता है? तो जब एक प्लैनेट जितनी स्पीड के साथ में ट्रेवल कर रहा है और वो एक सेकंड में जितना कर्व बनाता है वो कहलाती है उसकी एरियल वेलोसिटी। जैसे इस प्लैनेट ने एक सेकंड में इतना कर्व बनाया, तो इस जगह पे इसकी एरियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये वाली। ठीक है, तो ये एरियल वेलोसिटी किस किस के ऊपर डिपेंडेंट करती है? तो पहले डिपेंडेंट करती है इसकी रेडियस कितनी है, और दूसरा इसका वेलोसिटी कितना है। क्योंकि यदि इसका रेडियस r2 है और वेलोसिटी v2 है तो एरियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो हम लोग इसको एक ट्रायंगल बना लेंगे और उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल ये समझिए कि एरियल वेलोसिटी वो होती है जब कोई पार्टिकल किसी स्पीड के साथ, किसी वेलोसिटी के साथ में कितना कर्व बना लेता है या कितना कर्व का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम लोग समझते हैं। यहाँ पे पी जो है एक पोजीशन वेक्टर है सैटेलाइट का, ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर। सैटेलाइट जो है v1 v2 v3 नाम की वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। t1 t2 एंड t3 टाइम में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एरियल वेलोसिटी क्या कहलाएगी? जितना वो एरिया स्वेप्ट करेगा एक सेकंड के अंदर, जितना एरिया वो एक सेकंड के अंदर स्वेप्ट कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। तो हम लोग किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसी के लिए बात करता हूँ, तो ये हमारे पास में क्या है? एक ट्रायंगल है। तो ये क्या बन जाएगा? बेस, और ये 90 डिग्री का एंगल हमारे पास में, और ये बन जाएगा हमारे पास में हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा? r1, और हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास में? तो ये रहा हमारे पास में v1 नाम की वेलोसिटी। तो हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं इसके लिए निकालूंगा तो हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट इसके लिए निकाल लूंगा, इसके लिए निकालूंगा तो हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट इसके लिए निकाल लूंगा। ठीक है, 1/2 सबसे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हम लोग किसी दो के लिए बात कर लेते हैं क्योंकि कंपैरिजन 2 में भी हो जाएगा, 6 में भी हो जाएगा, इन्फिनिटी में भी हो जाएगा। तो v1 r1 इजक्वल टू v2 r2, हाफ से हाफ कैंसिल, v1 r1 इजक्वल टू v2 r2 हमारे पास यहाँ बच जाएगा। फाइनली क्या बचेगा हमारे पास में? यहाँ से v1 बचा तो v2 को नीचे लेके आए, यहाँ से r2 बचा, r1 को नीचे लेके आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने। तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आता है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r। मतलब कि यदि हमारे पास में r बढ़ता जाएगा, r बढ़ता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो जैसे देखिए यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस हम लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहा है और ये डिस्टेंस हम लोगों को कम नज़र आता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखते हैं हम लोग कि भाई इक्वल एरिया स्वेप्ट होता है। तो ये हमारी एक इमेजिनेशन से, एक भ्रम है कि यहाँ पे एरिया ज़्यादा, यहाँ पे एरिया कम है, जबकि दोनों एरिया क्या है हमारे पास में? इक्वल है। ठीक है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, केपलर्स का थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अच्छा, जो ये वाला है इससे हम लोग एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो जो प्लैनेट्स हमारे पास में, ये सन है, एक प्लैनेट यहाँ रिवॉल्व कर रहा है और एक प्लैनेट मान लीजिए यहाँ से ऐसा बाहर रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा बाहर। ठीक है, और एक प्लैनेट उसके और बाहर रिवॉल्व कर रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे ये जो r बढ़ेगा दूसरे प्लैनेट के लिए, तो उस प्लैनेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। जैसे जैसे ये r और बढ़ेगा तीसरे प्लैनेट के लिए, ऐसा, उस प्लैनेट की वेलोसिटी और कम हो जाएगी। दैट मीन्स जो प्लैनेट सन से जितनी ज़्यादा दूर जाते जाएंगे उनकी वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो प्लैनेट सन के नियर है, जैसे कि बुध ग्रह, उसका जो टाइम पीरियड है सन का रोटेशन करने को वो है मात्र 88 डेज, जबकि हमारी अर्थ का 365 डेज।
ऐसे आप लोग देखते जाओगे तो कुछ ऐसे जिनके ईयर्स हैं, जिनके करोड़ों ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चों, एग्जैक्ट मुझे डाटा याद नहीं कि कौन से प्लेनेट के कितने रिवॉल्यूशन है, लेकिन मुझे बुध ग्रह का और पृथ्वी ग्रह जो है उसका पता है। बाकी प्लेनेट्स ऐसे जिनका टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप आर बढ़ाते जाओगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। और हम लोगों ने ये एक एक्सप्रेशन निकाला था, जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है टाइम पीरियड जो वो इंक्रीज होता जाता है। ये हम लोगों ने पीछे सोल्व किया हुआ है। मोर द डिस्टेंस मोर द टाइम पीरियड। ओके, थर्ड लॉ की हम लोग बात करते हैं। थर्ड लॉ कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि केपलर थर्ड लॉ एक्सप्लेन कीजिए, या पूछा जाएगा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन कीजिए। ये तीनों लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। बच्चों अब तक हम लोग जो है ये समझ चुके हैं कि जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। किसी का डिस्टेंस जो वो सन से पास में है, किसी का दूर है। तो सबके सब प्लैनेट्स का सन के साथ में जो डिस्टेंस है वो सबका अलग अलग है, मतलब डिफरेंट प्लैनेट डिफरेंट डिस्टेंस। तो उनका जो टाइम पीरियड होगा वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि हम लोगों ने सोल्व किया हुआ टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल ऑल्सो डिफरेंट। तो केपलर्स ने एक रिलेशनशिप निकाला कि कितने प्लैनेट का कितना टाइम पीरियड का रिवॉल्यूशन होना चाहिए, या कौन सा प्लैनेट कितने टाइम पीरियड में अपना एक जो चक्कर है वो कंप्लीट कर लेता है सन के चारों तरफ। तो उन्होंने सबके सब प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हमारे पास में जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने सबके सब प्लैनेट्स का एक कॉमन रिलेशनशिप निकाल लिया। और ये रिलेशनशिप जो है वो हर के लिए अप्लाई होता है। तो वो जो रिलेशनशिप है हमारे पास में वो ये है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। तो यहाँ पे टी जो है वो हमारे पास में टाइम पीरियड हो जाएगा उस प्लेनेट का जो उसके चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करने में लगाता है। आर जो यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा, मतलब वो जो जिस इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है उसका मेजर एक्सिस कितना है। तो यदि हमें उस इलिप्टिकल ऑर्बिट का मेजर एक्सिस पता है तो हम उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि प्लेनेट कितने टाइम में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। यदि हम उसे टाइम पीरियड पता है कि वो इतने टाइम पीरियड में रोटेशन कंप्लीट करता है, जैसे अर्थ का मुझे पता है, तो अर्थ का जो सेमी मेजर एक्सिस है कि वो कितने डिस्टेंस पे इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाएगा, मतलब कितने डिस्टेंस पे इलिप्टिकल ऑर्बिट बना के घूमेगा, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो केपलर्स का थर्ड लॉ है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, वो सिंपल क्या है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन, मतलब द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ और समझ में आती है कि यदि मेजर एक्सिस बढ़ता जाएगा तो टाइम पीरियड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यदि टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो प्लेनेट जो है वो सन से उतना ही ज़्यादा दूर होगा। तो बेसिकली what we conclude that planet which are far so away from the sun, they take longer time to complete one revolution around the sun because of their major axis is so large. Okay, so this is the third law, t square directly proportional to the r cube. So we are finishing unit number 6 gravitation here. कल जो हम लोग कुछ और नई यूनिट शुरू करेंगे। यदि आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा किसी भी यूनिट में, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को चीज़ें समझा दूँ। तब तक आप इनको पढ़िए। और हाँ, एक चीज़ और बच्चों, अपनी जो कॉपी है उसको आप कंप्लीट करते चलिए। इसलिए नहीं क्योंकि एक टीचर कह रहा है, इसलिए भी नहीं क्योंकि आपको दबाव डाला जा रहा है, बल्कि इसलिए कि आपके जो नोट्स हैं वो आप ही को समझ में आते हैं कि आपने क्या लिखा, और आपकी फ्यूचर रेफरेंस के लिए जब कभी आप आपके नोट्स को उठा के पढ़ते हो तो आपको बहुत ईजिली चीज़ें समझ में आती है कि हाँ मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। इसलिए नोट्स बनाना एक अच्छी आदत है, वो हमेशा आपको फ़ायदा करेगी। ये चीज़ें हो सकता है आपको आज समझ में ना आए, लेकिन नोट्स बनाना हमेशा एक फ़ायदे वाली चीज़ होती है। आपको टाइम आने के साथ में चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी आप लोगों का हार्डवर्क के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।